नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय रघुवंशी। इस हफ्ते हमने सोचा कि अपनी रघुमंत्र क्लासेस के सेशन में अपने दूसरे अनुभवी ट्रेडर्स को इनवाइट करूं और उनका निफ्टी पर क्या विचार है, क्या राय है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस श्रृंखला में आज मैंने इनवाइट किया। अब आने वाले जो 10 से 15 साल है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए गोल्डन पीरियड है। याद रखना इस बात को। बाजार को आउट परफॉर्म करेंगे बैंकिंग स्टॉक्स। वीकली कैंडल बनी है तो वो तो ये दर्शा रही है कि जो पहले भी ऐसा हुआ है तो उसके बाद एक बड़ी गिरावट बाजार में देखने को मिली है। लेकिन बाजार इतना इजी भी नहीं है कि वो बार बार एक ही तरह की कैंडल बना करके और सेम बिहेव करे। और जो मार्केट में क्रैश होते हैं, जो हमने 2020 में मार्केट में क्रैश देखा था, उस तरह के क्रैश बार बार और फ्रीक्वेंटली नहीं आते। इसलिए अब यहाँ से मैं कहें कि बाजार दोबारा अपने प्रीवियस लोज की तरफ जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि प्रीवियस लो की तरफ बाजार जा रहा है। लेकिन हाँ, जो रैली हमने देखी है उसका 50% तक का रिट्रेसमेंट हो सकता है, वो पॉसिबल है। तो अब डिक्लाइन पे बाय करना है। लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है बाजार का अभी भी तेजी का है। निफ्टी के लेवल में आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। 17,300, 16,900 और उसके बाद 16,700। ये तीन ऐसे लेवल हैं जो मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट का काम करेंगे। और निफ्टी पे एक बार बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए अभी मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना, फोकस करना। लॉन्ग टर्म व्यू में बताऊंगा। अगर कोई भी एक ऐसा सेक्टर है जिसने पिछले 15-20 सालों में मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है, किसी भी सेक्टर के मुकाबले रिटर्न कम दिए हैं, तो वो बैंक निफ्टी है, वो बैंकिंग सेक्टर है। अब चार्ट उठा करके देख लीजिए, किसी भी बैंकिंग स्टॉक का कोई एक पर्टिकुलर कोई ऐसा स्टॉक हो जो मल्टी बैगर हुआ हो तो बात अलग है। अदरवाइज मोरलेस जितने भी स्टॉक्स हैं वो 10-15 साल में या तो डबल हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 गुना हुए हैं। लेकिन अब आने वाले जो 10 से 15 साल है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए गोल्डन पीरियड है। याद रखना इस बात को। बाजार को आउट परफॉर्म करेंगे बैंकिंग स्टॉक्स। के पीछे का लॉजिक, जो रीजन ये है कि पहले के जो जो समय था, हमने पिछले 10-15 साल देखे तो पॉलिटिकल उसका रीजन मान लो या कुछ भी करो, बैंकों के एनपीएस बहुत हुआ करते थे। उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता था, अपने जानकारों को लोन दिलवाया, उसके बाद लोग भाग गए। लेकिन अब वो सारा एनपीए का जो कीचड़ है, कचरा है, वो बैंकों से साफ हो चुका है। और अब आने वाले समय में वो एनपीए शायद ना बढ़े। इसकी वजह से बैंकों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत अच्छी रहेगी। तो अभी तक हमने देखा भी है कि अब बैंकिंग स्टॉक्स निफ्टी को भी आउट परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं। आने वाले 10-15 साल के लिए अगर कोई ऐसा सेक्टर जिस पर आप बुलिश रह सकते हो किसी भी गिरावट पे, तो बैंकिंग सेक्टर है। मैं लेवल की आपके साथ एक बार बात कर लेता हूँ। जिस तरीके का निफ्टी का चार्ट सेटअप है, उसी तरीके का लगभग बैंक निफ्टी का भी आप देख रहे हो कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है और पिछले 3 दिन की गिरावट को उसने खत्म कर दिया है। यहाँ पर भी अगर मैं फिबोनाची के लेवल लगाता हूँ, कौन कौन से लेवल सामने आ रहे हैं। सबसे पहले इसमें आ रहा है आपका 33,900। और उसके बाद जो लेवल आता है वो आता है आपका 36,800। तीसरा जो यहाँ से हमने ब्रेकआउट देखा था वो आ रहा है 36,000। तो जब तक 36,000 का लेवल बाजार में सस्टेन हो रहा है तब तक बैंक निफ्टी भी बाय ऑन डिक्लाइन है। कोशिश करना है गिरावट पे लेना, क्योंकि ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है, चेंज हो चुका है, बाय ऑन डिक्लाइन मार्केट है। बस ध्यान रखना है कि जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उन्हीं पे जाना है। पीएसयू बैंक्स मेरे फेवरेट होंगे, जिसमें एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक। ये चार ऐसे स्टॉक हैं जिसको आप गिरावट में बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल पर आप ऐड कर सकते हो। और लॉन्ग आने वाले समय में पीएसयू बैंक प्राइवेट सेक्टर को आउट परफॉर्म करेगा। टॉप पिक रहेगी एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। लेवल अभी मैंने आपको बताया, आप फिर से नोट कर सकते हो। 37,900, 36,800 और उसके बाद 36,000। ये तीन ऐसे लेवल हैं जो बैंक निफ्टी होल्ड करेगा। शायद ये लेवल ब्रेक नहीं हो। जी खेलनी है और आने वाले समय में इजीली 50 से 55,000 तक की बैंक निफ्टी हमें देखने को मिलेगी 1 से 1.5 साल में। घबराने की जरूरत नहीं है।
इस लेवल पे जरूर हम थोड़ा घबरा सकते हैं, लेकिन सपोर्ट जब लेगा मार्केट गिरावट में इन लेवल के आसपास, तो बिल्कुल बिना घबराए आप माल खा सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है शर्मा जी, आप अब चाहें तो सबको अनम्यूट करके अगर कोई सवाल जवाब पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। आप एक बार एसबीआई का चार्ट डिस्कस कर लीजिए। हाँ जी, ये एसबीआई का डेली चार्ट है। पहले मैं इसको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। ये बेस्ट है हायर टाइम फ्रेम वाला। मंथली पे अगर मैं जाऊं, हम ये देख रहे हैं कि ठीक है, ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये जो लेवल है 400 के लेवल के आसपास, इसने मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक अच्छा ब्रेकआउट लिया, और वो ब्रेकआउट लेने के बाद मार्केट ने नया हाई लगाया। लॉन्ग टर्म चार्ट की अगर आप बात करते हो तो आप देखोगे कि 2011-12 के जो लेवल थे, 2010 के लेवल थे, जो करीब करीब मार्केट ने यहाँ पे 2021 में आकर के तोड़े। अब आप कुछ इसमें देख सकते हो कि 10-11 साल में एसबीआई से कोई रिटर्न नहीं आया था। अगर किसी ने 2010 में एसबीआई को 350 के आसपास लिया होता तो 2021 में भी वो 350 था, यानी 11 साल में कोई रिटर्न नहीं आया। तब जब इसने 350 के ऊपर ब्रेकआउट लिया, तब इसने नया हाई लगाया जो कि आ रहा है 550 के आसपास, 549। अब ये यहाँ आप देखोगे कि ये कंसोलिडेट कर रहा है। कितने महीने हो गए हैं? करीब करीब 5-6 महीने हो चुके हैं इस रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर मैं इसको फ्लैग मानता हूं कि देखो यहाँ से एक रैली बनी और उसके बाद अब ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है, ये फ्लैग का ब्रेकआउट जो है इसका हमारा 550 के ऊपर की क्लोजिंग अगर मिलती है मंथली, तो ये स्टॉक 4 डिजिट में हो जाएगा। इसमें मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है, दो राय नहीं। कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है, एक बड़े ब्रेकआउट के बाद वो हमें दिखाई दे रहा है। तो 550 के ऊपर की मंथली क्लोजिंग स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा मूव दिखाई। अब हम थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, वीकली पर। वीकली पर भी अगर आप देखते हो तो एक रेंज में ही चल रहा है ये काउंटर, ऊपर में 550 और नीचे में 400-440। अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास है, थोड़ा सा आप वेट करेंगे नीचे मिलने का। 505-500 के आसपास के लेवल से आप इसके अंदर ऐड करना शुरू करें। इसके लिए मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप अगर पोजीशन बनाओ या इसमें इन्वेस्टमेंट करो तो अब पहले अपने आप सोच लेना, लेकिन मैं जो पर्सनल इसके अंदर करूंगा वो मैं आपको अभी इसमें डिस्कस कर देता हूँ। वो ये है कि अगर ये स्टॉक 500 के आसपास मिलता है तो मेरी पहली बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई में 500 के आसपास हो जाएगी। उसके बाद अगर ये 480 आता है तो मैं उस क्वांटिटी को डबल कर, अगर पहले मैं 10 शेयर लूंगा तो 480 पे 20 ले लूंगा, और अगर ये 460 से 450 की रेंज में आता है तो मैं उस क्वांटिटी को 40 करूँ। तीन पार्ट में मैं एसबीआई को लूंगा, उसके बाद मैं इसको देखूंगा नहीं लॉन्ग टर्म। उसके बाद जब ये 4 डिजिट क्रॉस करेगा तब सोचेंगे कि आगे एसबीआई में क्या करना। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है जो मैं वेट कर रहा हूँ। आप लोग अपना जो डिसीजन है वो किसी भी अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लेना, जान लेना, आपकी अपनी समझ से देख लेना कितनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है नहीं करनी है। उसके बाद आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं। एसबीआई बाय ऑन डिक्लाइन है, 500-505 से आप बाइंग करना शुरू करो, 450 तक ऐड करो। उसके बाद जल्दबाजी मत करना, छोड़ देना इस काउंटर, चाहे वो ब्रेक डाउन दे ना चले, सोचने की जरूरत नहीं। तीन पार्ट में आपकी बाइंग 450 तक हो जानी चाहिए, उसके बाद आप इसको सो जाओ। और 550 के ऊपर वीकली क्लोज और मंथली दोनों 550 आ रहा है, उसके ऊपर तो फिर ये नई टेरिटरी में जाएगा, फिर आप देखोगे कितना मजा आता है। तो आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शर्मा जी आईसीआईसीआई बैंक के बारे में भी पूछ रहे हैं।
तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई टॉप पिक है तो वो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक नहीं है। मेरा जो टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर में वो आईसीआईसीआई बैंक। हम देख रहे हैं कि इसने हमेशा बाजार को आउट परफॉर्म किया है। एचडीएफसी कहाँ से कहाँ चल रहा है नीचे, और लेकिन ये स्टॉक अगर आप देख रहे हो वीकली पर भी कंटिन्यूअसली हायर हाई लगाता हुआ चल रहा है। यहाँ से आप देखोगे हायर लो लगा, फिर हायर लो लगा, प्रीवियस हाई कटा, ये प्रीवियस हाई कटा, तो ये काउंटर भी आपका इन्वेस्टमेंट के लिए है। पब्लिक सेक्टर के अंदर मैंने आपको 3 बैंक बताए, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप कोई एक बैंक पूछोगे तो वो आईसीआईसीआई बैंक। अब इसको लेना कहाँ है, तो ये जो इसका ब्रेकआउट लेवल था वो था 820 830। पहली बाइंग आपकी 800 830 के आसपास हो जानी चाहिए, और दूसरी बाइंग आपकी इसके अंदर 770 से 750 की रेंज में हो जानी, क्योंकि यहाँ देखोगे इसका डबल बॉटम का ब्रेकआउट जो हमें मिला था वो हमें मिला था 870 के आसपास। ये दो बाइंग के लेवल है 770 और 830। अब 830 से लेना शुरू करना और 770 तक अपनी पोजीशन बना करके छोड़ देना। ये वो पिक हैं जो आपको बार बार, आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना है। बैंकिंग सेक्टर को आप अच्छे से अगर प्ले करना चाहते हो और अपनी कैपिटल को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप इन लेवल्स पे ध्यान रखना। उसके बाद मार्केट कहाँ जा रहा है मत देखना, स्टॉक आपके पास दो लेवल है, उसको लॉन्ग करेंगे और आगे उसका एंजॉय करेंगे। कोई और कोई स्टॉक? जीएमडीसी मंथ, जीएमडीसी वो जीएमडीसी के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो जीएमडीसी के अंदर एक बहुत अच्छी रैली हमें नीचे से देखने को मिली थी, और एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें वीकली चार्ट पर मिला था जो कि करीब करीब 82 83 के लेवल से था। उसके बाद हमने एक तरफा इसमें गिरावट देखी, स्टॉक ने हायर लेवल से लगभग आधा हो गया, अब 125 130 से फिर चल रहा है। इस पे काउंटर पे न्यूज भी थी कि अपना कुछ प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं, फंडामेंटल स्टॉक के अच्छे हैं, बहुत लंबे समय के बाद इसने ब्रेकआउट लिया है। तो अब आप एक लेवल इस पे ध्यान रखोगे वीकली बेसिस पर 180 के आसपास ही काउंटर चल रहा है। 180 के नीचे ही काउंटर अगर आपको मिलता है तो आप इस काउंटर को इस रेंज के अंदर ऐड करेंगे 130 रुपए तक, क्योंकि फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, वैल्यूएशन कंपनी की अच्छी है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है होल्ड करके रखने में। अगर रिजल्ट खराब आते हैं या ऐसा कुछ होता है कि कंपनी के आउटपुट पर आगे कुछ क्वेश्चन मार्क लगते हैं तो आगे कभी हम जब सेशन करेंगे तो उस समय इस पर डिस्कस कर लेंगे, या बीच में कभी भी आप हमें पर्सनल मैसेज डालेंगे तो उसको हम रिप्लाई कर देंगे। अदरवाइज ये काउंटर एक्यूमुलेशन जोन में है। 180 के ऊपर वीकली ब्रेकआउट जब तक चल रहा है तो ये काउंटर नए हाइस भी लगाएगा, 250 300 तक के भी लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, और अगर ये 140 150 130 इस 20-30 पॉइंट की रेंज में अगर दोबारा मिलेगा तो मैं फिर से इसमें ऐड करूंगा। अगर किसी के पास है तो अभी होल्ड रखो, किसी के पास नहीं है तो जब अगर मार्केट भी नीचे आ रहा है तो किसी भी गिरावट में आप काउंटर को ले सकते है। जैसे मैं सब अपने दोस्तों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये सेंट्रल पिवट है, CPR इज अ रेंज, सेंट्रल पिवट रेंज, लेकिन ये तीन लाइनों के बीच वाली जो लाइन है इसको सेंट्रल पिवट कहते हैं। यही बात है ना शर्मा जी? हाँ जी यही बात है। और वो जो सेंट्रल पिवट है वो किसी भी दिन के हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3 होता है। अगर मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो सिंपली मैं बहुत एक सिंपल सा इंडिकेटर यूज करता हूँ, सीपीआर, और मेरा जितना भी ट्रेडिंग होता है वो सीपीआर बेस्ड ही रहता है ज्यादातर। थोड़ा बहुत वॉल्यूम देख लेता हूँ, और ये सीपीआर में आपको कुछ सेटिंग्स मिलते हैं। वो सेटिंग्स में जाना है आपको, और ये इंडिकेटर आपको मिलेगा, आप इंडिकेटर में जाएंगे ना
तो ये सबसे सिंपलेस्ट इंडिकेटर है। आप SD टाइप करेंगे, SD सेंट्रल पिवट रेंज। ओके, तो ये आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा। कोई संतोष का है तो इसको आप अपने फेवरेट्स में रख सकते हैं और इसको प्लॉट कर सकते हैं ना। हाँ जी। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये एक इंडिकेटर रहेगा। इसमें कुछ सेटिंग्स रहते हैं और वो सेटिंग्स आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कलर्स जो हैं और इनको आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ये ग्रीन वाले जो हैं ये डेली पिवट्स हैं, और ये डेली पिवट्स जो हैं ये छोटे टाइम फ्रेम पे दिखेंगे। जब आप डेली का चार्ट लगाओगे तो ये नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। ये वीकली पिवट्स हैं। मैं इनको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ जिसमें आप लोगों को थोड़ा देखने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये ईयरली पिवट्स को मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो तो ये बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। ये प्लीज ये ड्राइंग करना बंद कर दीजिए। तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो आपका जो स्टॉक है, ठीक है, आपका स्टॉक जब तक ये ईयरली पिवट के नीचे है तब तक आप सेलर रहेंगे। ये एक सिंपल रूल है, बहुत सिंपल रूल है, इसमें कोई वो नहीं है। इसके नीचे आप सेलर रहेंगे, इसके ऊपर आप बाइंग देखोगे। यहाँ तक आप सेलर हो और यहाँ पे आप बायर हो। और ये हर टाइम फ्रेम पे यूज हो सकता है। इवन फॉर इंट्रा डे भी आप यूज कर सकते हैं इसको, CPR को। और जब हम इंट्रा डे करते हैं तब आपको ये डेली वाला जो है, डेली वाला CPR वो दिखेगा। उससे पहले आपको ये डेली वाला CPR नहीं दिखेगा। ये है डेली का CPR जो ग्रीन कलर में, और कलर आप अपने चॉइस का रख सकते हो। तो अगर हम जैसे निफ्टी की बात करें, ठीक है, तो निफ्टी को अगर नीचे गिरना है तो निफ्टी को सबसे पहले वीकली CPR के नीचे आना होगा। मंथली CPR के मतलब यहां से वो सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। तो इस हिसाब से हम CPR को यूज करते हैं। अभी जैसे अपन बैंक की बात कर रहे थे और SBIN की बात हो रही थी, स्टेट बैंक की बात हो रही थी। तो अगर हम उसको डेली का चार्ट लगाएंगे और उसका CPR देखेंगे कौन सा CPR कहाँ पे है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये वीक पे उसने एग्जैक्टली मंथली पे सपोर्ट लिया है। ये मंथली का CPR है, उसने मंथली पे सपोर्ट लिया है। और अगर ये इसके नीचे जाता है इस हफ्ते तो फिर ये 509 तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म में ये बुलिश है क्योंकि ये ईयरली CPR के ऊपर है। और आप अगर देखोगे तो ये वीक में उसने यहां से ही ऊपर गया है, वो ईयरली CPR से ही ऊपर गया है वापस। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है देखने का कि ये मार्केट जो है बुलिश है, बेरिश है कि क्या है। उसके लिए हमको ये CPR का रिलेशनशिप देखना पड़ता है, ठीक है। ये जैसे ईयरली CPR है और ये 2022 में जब ये मार्केट ऊपर खुला था तो वो टाइम पे एक अच्छा हमको इंडिकेशन था कि ये इस साल में SBIN जो है वो बुलिश होने वाला है। और बुलिश होने के बाद अगर वो कभी भी यहाँ पे नीचे आता, अगर आप देखो वीकली में, अगर आपने यहाँ पे इसको लिया होता, ठीक है, वो एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो आपको वेट करना है। अगर ये CPR से बहुत दूर है तो उसमें दो चीज होती है, या तो CPR प्राइस के पास में जाएगा या प्राइस CPR के पास में आएगा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और इसमें कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं CPR के, वो मैं आपको बता देता हूँ।
और ये इंडिकेटर आप जब यूज करेंगे ना, तो इसमें आपको ये डालना पड़ेगा, ये सेटिंग्स डालना पड़ेगा, क्योंकि ये दिस कम्स विद अ डिफॉल्ट ऑफ 7000। ठीक है, तो इसमें आपको कितने वीक का सीपीआर चाहिए है, कितने मंथ्स का सीपीआर चाहिए और कितने ईयर का सीपीआर चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे 5 करोगे तो आपको 5 वीक का मिलेगा, यहाँ पे 5 करोगे तो आपको 5 मंथ का मिलेगा, यहाँ पे 1 करोगे तो आपको सिर्फ 1 साल का सीपीआर मिलेगा। तो वो सेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 10-10, 2 कर दो, 3 कर दो, कुछ भी कर दो। ये डेली सीपीआर आपको जितने दिन का चाहिए उतने दिन का रख लो आप। ठीक है, तो ये यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे कलर है, और ये फ्री इंडिकेटर है जो आपको इंडिकेटर्स में मिल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान हमेशा यही रखना है कि कभी भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं तो जो प्राइस है, ईयरली सीपीआर ऐसा होना चाहिए, अगर आप बुलिश हो उसमें तो उसके ऊपर आपका मंथली सीपीआर होना चाहिए, उसके ऊपर आपका वीकली सीपीआर होना चाहिए। मतलब ये ऐसा कुछ रहेगा तो ये अच्छा बुलिश स्टॉक रहता है। और फिर अगर डेली सीपीआर यहाँ पे है, ठीक है, डेली सीपीआर यहाँ पे है, ये डेली सीपीआर है, तो इसको आप इंट्राडे में आराम से ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस जब भी ऐसा जाएगा तो दिस विल बी योर बाइंग, ये आपका बाइंग रहेगा, और फिर आप ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हो। तो ये अगर ये ऐसा नहीं है, मैं अलग अलग कलर कर देता हूँ तो जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये आपका ईयरली कर दिया मैंने, ये मैंने मंथली कर दिया, ये मैंने वीकली कर दिया, और ये डेली है। ठीक है, तो अभी हम डेली हटा देते हैं। लेकिन अगर कभी क्या होगा कि ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला वीकली वाला मंथली और ईयरली के बीच में रहेगा। ठीक है, ये तो फुल बुलिश हो गया। ये रूल तो अगर कोई भी स्टॉक है उसके लिए फुल बुलिश स्टॉक ये हो गया। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये ईयरली सीपीआर था, ये ईयरली सीपीआर था, ये मंथली सीपीआर था, और यहाँ पे वीकली इसके ऊपर था। तो आप देख लो कि उसने 2-3 वीक में ही आपको अच्छा रन दे दिया था, क्योंकि वो पूरा का पूरा आपके ऑर्डर में था। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि ये यहाँ पे तो ईयरली था, इसके ऊपर मंथली था, और बीच में वीकली था, तो ये स्टॉक कुछ भी नहीं किया, ये ऊपर गया ही नहीं बल्कि नीचे ही आया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मंथली था, ये मंथली है, ये वीकली इसके नीचे है, ठीक है, ये ऊपर गया और मंथली से टकरा के रुक गया। तो ये जो आपको है, ये बहुत जरूरी है कि ये एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। 4000 स्टॉक्स हैं आपके पास, उसमें से कुछ ना कुछ तो आपको स्टॉक्स मिलेंगे जो इस ऑर्डर में होंगे, तो फिर उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी अगर अपन निफ्टी का चार्ट देखते हैं, या बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ठीक है सर दोनों ही देख लेंगे। हाँ हाँ सर। अब आप ये देखो कि ये आपका निफ्टी का चार्ट है जिसमें ईयरली सीपीआर के बीच में मंथली सीपीआर है, ठीक है, ये मंथली सीपीआर है। अभी वीकली सीपीआर यहाँ पे है, अभी वो नया बनेगा इस वीक में, यहाँ पे मंडे को आपको नया मिल जाएगा, ये ब्लू वाली लाइंस जो है वो नई आ जाएंगी। तो अगर अभी निफ्टी नीचे गिरता है, ठीक है, 30-25 तारीख तक, तो ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन, ये बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। और ये राजेश जी के भी उससे ये मैच कर रहा है, तो ऐसे करके आप मैच कर सकते हो। आपका जो भी स्टडी है उसके साथ आप ये सीपीआर यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो ये कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक है। और इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अभी थोड़ा सा बेरिश हुआ है और ये नीचे आएगा,
क्योंकि ये मंथली सीपीआर से बहुत दूर चला गया है, और नेक्स्ट मंथ जो सीपीआर बनेगा फिर उसके ऊपर रहेगा। लेकिन एज पर नाउ अगस्त के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये प्राइस जो है वो थोड़ा नीचे आएगा और फिर यहाँ से वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इसमें भी ईयरली सीपीआर जो है वो मंथली सीपीआर के बीच में है, और चूंकि इस बार ईयरली सीपीआर बहुत ही नैरो था बैंक निफ्टी में, तो उसी वजह से दैट वाज द ओनली रीजन द बैंक निफ्टी वाज सो वोलेटाइल दिस ईयर। ओके, ऊपर नीचे हुआ है। जब भी ये वोलेटाइल रहेगा, जब भी नैरो सीपीआर रहता है, तो दैट मींस द मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी वोलेटाइल और ट्रेंडिंग। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी में अगर हमको बैंक निफ्टी देखना है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी अभी क्या करेगा, बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आएगा, और ये महीने उसका बहुत ज्यादा ऊपर उठने का चांसेस कम है, क्योंकि वो मंथली सीपीआर से बहुत दूर हो गया है और मंथ ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। अब तो नेक्स्ट मंथ या तो ये सीपीआर ऊपर को ड्रैग होगा, ठीक है, डेफिनेटली आई थिंक जो मंथ का उसका वो है उस हिसाब से वो ऊपर की तरफ फॉर्मेशन बनाएगा। तो ये जो सीपीआर है ये ऊपर हो जाएगा, और जब ये ऊपर हो जाएगा, मतलब मंथली वाला सीपीआर जब सितंबर में ऊपर हो जाएगा, और उसमें किसी भी वीक में आपको उस मंथली सीपीआर के ऊपर वीकली सीपीआर मिलेगा, दैट विल बी अ गुड चांस फॉर गोइंग लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। ठीक है, अभी तो मेरे हिसाब से इट इज जस्ट वेट एंड वॉच वाला काम है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट में कम डाउन, और फिर उसके बाद जो भी ट्रेड करूंगा मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ही करूंगा। ठीक है, इंट्राडे में कैसे यूज करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक, जी प्लीज। इंट्राडे में हमेशा इसको 5 मिनट पे यूज करेंगे। ठीक है, और ये देखिए, ये इंट्राडे का, इसमें ये डेली वाले जो सीपीआर हैं, ये इंट्राडे में ये ग्रीन वाले डे के सीपीआर हैं। एक और ये वीकली सीपीआर था, ये ब्लू वाला वाज वीकली सीपीआर। ठीक है, बैंक निफ्टी जो था ये 16 तारीख को, कौन सा वीक था लास्ट वीक, मैं एक मिनट देख ले रहा हूँ, 15 को छुट्टी थी, 16 से था। ठीक है, तो आपको निफ्टी ट्रेड करना है इंट्राडे, तो सबसे पहली चीज तो ये थी कि आपका वीकली के ऊपर डेली सीपीआर बन रहा था, तो आप बुलिश साइड में ही हो। अब आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, कभी भी सीपीआर से बहुत दूर रहेगा प्राइस, तो आप उसको ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब भी सीपीआर ऐसे ऊपर जाता है तो ये एक बुलिश साइन है, और इसमें 2 टर्म यूज होते हैं, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। एक्सेप्टेंस ऑफ सीपीआर और रिजेक्शन ऑफ सीपीआर, ये 2 मेथड से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। इफ एनी गिवन डे ये अगर ऊपर है, ठीक है, ये ऊपर है, और कोई एक सिंगल कैंडल बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंगल कैंडल, ये ऐसा नहीं कि ये धीरे धीरे गिर रहा, कोई सिंगल कैंडल अगर ये सीपीआर को पूरा का पूरा ब्रीच कर देती है, ठीक है, तो चांसेस ये हो जाएंगे कि उस दिन मार्केट गिर सकता है।
फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा पैटर्न ढूंढना है, वो नीचे गिरे, ऊपर वापस आए, और यहाँ पे आपका जो बीच वाला लाइन है, जो पिवट है एक्चुअली में, वहां पे आप उसको सेल करोगे। आप इसमें सीपीआर में कभी भी बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे तो सीपीआर के एकदम पास में करने की कोशिश करेंगे, एकदम पास में। आप सीपीआर से दूर में इंट्राडे में कुछ भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक वॉल के टाइप काम करता है। और अगर ये देखिए, जैसे ये दो 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 चीज है, आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा नैरो है, ये थोड़ा सा वाइड है। तो जिस दिन नैरो रहेगा उस दिन आपको काफी ट्रेंडिंग मूव्स मिलेंगे, ठीक है। और जिस दिन ये वाइड रहेगा तो ये ऊपर नीचे होगा। अब अगर हमको सपोज हमको ट्रेड करना है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ रिजेक्शन ऑफ सीपीआर। इवन दो ये सीपीआर जो था ये ऊपर की साइड में था, ये ऊपर की साइड में था, ठीक है, और उसने डे का लो यहाँ पे बनाया था सीपीआर के बिल्कुल नीचे। फिर यहाँ से उसने ऊपर जाने की कोशिश की और डे लो भी तोड़ दिया और सीपीआर भी तोड़ दिया इसने। तो दिस इज कॉल्ड अ रिजेक्शन ऑफ सीपीआर। रिजेक्शन मतलब उसने सीपीआर का को रिजेक्ट कर दिया है। और ये जो उससे एक दिन पहले था, दैट वाज एक्सेप्टेंस ऑफ सीपीआर। तो इंट्राडे में इसको ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका डेली का जो सीपीआर है क्या वो वीकली और मंथली के ऊपर है, तब आप बुलिश साइड में ट्रेड करेंगे। सेकेंडली, अगर वो सीपीआर से बहुत दूर है, ठीक है, तो अब आप ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि चांसेस ये हैं कि वो सीपीआर के पास वापस आएगा। और आप जब भी ट्रेड करेंगे तो सीपीआर के बहुत पास में ट्रेड करेंगे। विद आपके पास जो भी सिस्टम है, जो भी प्राइस एक्शन है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ सीपीआर मतलब वो सीपीआर के ऊपर, सीपीआर अगर बुलिश है, अब ये सीपीआर बुलिश और बेरिश जो है तो वो तो काफी बड़ा सब्जेक्ट है। संजय जी जब भी क्लास लेंगे तो मैं इसके रिलेशनशिप्स समझा दूंगा आप लोगों को। लेकिन जब भी सीपीआर, अगले दिन का सीपीआर ऊपर बनता है तो वो बुलिश रहता है, और अगर वो नीचे बनता है तो वो बेरिश रहता है, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात है। तो ये वीक में जब वीक स्टार्ट हुआ 16 को, तो डेफिनेटली निफ्टी वाज बुलिश, और हमको उस दिन पे बुलिश स्टॉक्स, बुलिश साइड में ही ट्रेड करना है। क्योंकि अगर आप एक साइड में ट्रेड करेंगे ना तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। अगर आप इंट्राडे में स्कैल्पिंग करने की कोशिश करेंगे तो आई डू नॉट प्रेफर दैट। अगर मैं बायर हूं तो मैं सिर्फ बाइंग साइड का ही ट्रेड ढूंढूंगा, अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर मिली तो ठीक, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अगला फिर एक नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ होगा। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में पूरा पैसा मेरे को कमा लेना है। तो इस हिसाब से हम इसको इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। एनी मोर क्वेश्चंस? शर्मा जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। हाँ जी सर। अब जैसे मंडे को जो सीपीआर बना होगा मंडे का, वो हाँ जी, फ्राइडे वाले सीपीआर से नीचे होगा, हाँ जी, इसके नीचे होगा। तो क्या अभी हम वो इस सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं कि मंडे का सीपीआर कहाँ हाँ सर। है? जैसे मैं सब अपने दोस्तों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये सेंट्रल पिवट है, सीपीआर इज अ रेंज, सेंट्रल पिवट रेंज, लेकिन ये 3 लाइनों के बीच वाली जो लाइन है इसको सेंट्रल पिवट कहते हैं। यही बात है ना शर्मा जी? हाँ जी, हाँ जी, यही बात है। और वो जो सेंट्रल पिवट है वो किसी भी दिन के हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 3 होता है। तो अब जैसे अगर हम, शर्मा जी प्लीज इसको डेली चार्ट कर दीजिए। अब ये डेली चार्ट पर फ्राइडे को हाई था ठीक है, इसका हाई है 39, कहाँ का सर्कल, 39759,
डॉट प्लस 15, ठीक है, हाँ प्लस प्लस 3848.40, करेक्ट, राइट प्लस प्लस क्लोज था 38,985.95 डिवाइडेड बाय इज इक्वल, हाँ चलिए, अच्छा 39198 ब्रॉडली हाँ जी। जो मंडे का पिवट है वो 39198 है, वो लिख दीजिए, टेक्स्ट से लिख दीजिए। हाँ जी, डेली पिवट 39198 39,198। सर उसे टेक्स्ट पे जाके लिख दीजिए ना, यहाँ हाँ से जी, हाँ जी, लिख दे रहा सर। Three 9198. This इज इक्वल टू डेली CPR. अब ऐसे ही ओके कर दीजिए। अब ऐसे ही वीकली देख लीजिए क्या है, इसको वीकली हाँ चार्ट जी। में कन्वर्ट कर दीजिए। वीकली कैलकुलेट कर लीजिए। मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई वीकली और डेली के बीच में अभी क्या रिलेशनशिप है। हाँ जी, 39,759.15 plus 38,4848.40 plus 38,985.95 divided by 3 is equal to, ये भी बस उसी के पास में ही है सर, एकदम दोनों फिट बराबर है। हो गए सर ये तो। हाँ तो अब जब ये दोनों बराबर हो गए हाँ तो जी, वो जो हमारा फंडा था कि भाई डेली पिवट वीकली पिवट के ऊपर रहेगा तो बुलिश है और डेली पिवट वीकली पिवट के नीचे रहेगा तो बियरिश है। अब इस हाँ केस जी। में क्या करेंगे? अब भी हम बेरिश ही चलेंगे, अच्छा ठीक है, क्योंकि प्राइस ये दोनों के नीचे है ओके ठीक है ना, तो वो जो वॉल है ना वो और स्ट्रांग हो गई है। तो ठीक है। मतलब इसका अब इसको मतलब जब तक, हाँ मेरा मेरा ये जो सवाल था इसका हाँ जी, औचित्य बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी समझ में आ गया होगा कि जब डेली और वीकली दोनों अब बराबर लेवल पे हैं तो पिवट के बेसिस पर हम ट्रेंड नहीं कह सकते। अब हाँ हमको ये देखना है कि क्योंकि प्राइस इन दोनों के नीचे है तो हाँ अपन बियरिश रहेंगे और ये जो पॉइंट है अब ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन जाएगा। हाँ जी, मतलब इसको इतना आसान नहीं होगा इसको तोड़ना, हाँ अनटिल एंड अनलेस अगर इसके ऊपर गैप अप ना हो जाए, जिसके हाँ तो चांसेस ये मेरे को कम लग रहे हैं। हाँ ये अपने आप में आज का सबसे बड़ा टेक अवे पॉइंट हो गया कि भाई बैंक निफ्टी में हाँ 39200 हाँ स्पॉट जी, का जो वो प्राइस है वो काफी बड़ा रेजिस्टेंस हो गया। हाँ जी सर। देखिए शर्मा जी, आपसे हमने काम की बात निकलवाई ली। हाँ सर, आप तो क्या बोले, आप हमारे सर हैं सर।